Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Fun Academy. My name is Asha Tiwari and we are going to continue from where we left yesterday. So as you people are aware that I am taking your classes for Indian Evidence Act, and yesterday I had given you a brief on Indian Evidence Act, and by brief I mean कि 3 सेक्शन भी कंप्लीट किए थे. तो आज हम लोग सेक्शन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही कर करके इंडियन एविडेंस एक्ट कंप्लीट होगा. तो आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 4 से. सेक्शन नंबर 4 मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है. जैसे कि कल आपको प्रूफ, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड बताया था, वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में भी. तो क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं. अब देखिए, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ का इस्तेमाल कहाँ होगा और ये क्यों इम्पोर्टेंट है. पहले तो तीन हम मे और शैल को समझते हैं, कंक्लूसिव को तो अभी हटा देते हैं. जब हम स्कूल में थे तो हम क्लास में एंटर करने से पहले क्या बोलते थे? मैम, मे आई कम इन. रिमेंबर? ठीक. नाउ, कभी आई डोंट नो इफ योर इंग्लिश टीचर डिड से दैट और नॉट, बट वंस माइन सेड व्हेन आई सेड टू हर, मैम कैन आई कम इन, she said, no, Asha, you have to say, may I come in. And then she asked the whole class that is what's the difference between may I and can I. So I still remember I think I was in 7th or 8th, but this small point of difference did make a change. क्यों? क्योंकि आपको समझा पा रही हूँ. So she said when you are asking for permission, then you say may I come in. That means the other person from whom you are asking the permission, he can or he cannot. Like she can say that yes, you may come in, and she can also say that no, you may not. But when I say can I come in, then it means that I have the authority to come in and I'm telling you that I'm coming in. So can I come in is a bolder statement, if I can say that, and may I come in is a permission that you ask. So when I talk about may presume in our Indian Evidence Act sense, then may presume का मतलब है कि कोर्ट एक फैक्ट को प्रिज्यूम कर रही है, लेकिन लेकिन आपने आपने उसको प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस दे दिया तो वो प्रूफ मान लेगी, उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस दे दिया तो वो डिस्प्रूव मान लेगी, और अगर उसका मन हुआ तो वो खुद जो है प्रूफ के लिए कोई एविडेंस मान सकती है. तो मे प्रिज्यूम है whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. तो मे प्रिज्यूम में हम चीज़ों को प्रिज्यूम करते हैं. हमारा यहाँ का कोर्ट का मतलब है कि कोर्ट चीज़ों को प्रिज्यूम करेगी जब तक कि आप उसको डिस्प्रूव ना कर दो या कोर्ट जो है उसके लिए कोई प्रूफ ना मांगे. अब आते हैं शैल प्रिज्यूम. अब शैल प्रिज्यूम के लिए समझिएगा, अगर मैं आपसे कहती हूं कि आई मे टेक अ क्लास टुमारो, और फिर मैं आपसे ये कहूं कि आई शैल टेक अ क्लास टुमारो, दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस. मे, जैसा कि मैंने बोला, मैं परमिशन नहीं मांग रही हूं यहां पे. मे का मतलब है कि आई एम नॉट श्योर, आई कैन ऑल्सो एंड आई कैन नॉट ऑल्सो. But when I say I shall take a class tomorrow, that means that I am going to take the class tomorrow. And that is for sure that I am going to take a class tomorrow. So shall presume की जब हम बात करते हैं तो whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. अब आप बोलोगे कि मैम ऊपर भी तो ये लिखा था. नहीं मेरे लाल और लालियों, मे प्रिज्यूम में लिखा है कि इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, सी, एंड शैल प्रिज्यूम में लिखा है कि इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड. मे प्रिज्यूम में कोर्ट का मन है कि मेरा मन, मैं मान रहा हूं, चलो इसको गलत बताओ, या मेरा मन मैं नहीं मान रहा हूं, चलो इसको प्रूफ करो. शैल प्रिज्यूम में कोर्ट मान ही रही है कि ये चीज है, अब आप उसको डिस्प्रूव कर पाओ, बहुत अच्छी चीज है. कंक्लूसिव प्रूफ एकदम 100% है. कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब कि खत्म, जो है वो है, दैट्स ऑल. कंक्लूसिव प्रूफ सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट का कहता है व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट
to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. जहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ की बात आती है वहाँ पे कोर्ट एक तथ्य को 100% है इस चीज को स्वीकार कर लेती है और फिर उस चीज को डिस्प्रूव करने के लिए वो आपको गैप नहीं देगी. इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू डिस्प्रूव द फैक्ट बिकॉज द कोर्ट इन इट सेल्फ नोज दैट दिस फैक्ट इज देयर, सो इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू डिस्प्रूव. जैसे कि मैं बोलूं कि आज फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे है, इसमें कुछ डिस्प्रूव करने लायक है ही नहीं, तो कोर्ट भी बोलेगी कि भाई आज फ्राइडे ही है. That is what section number 4 is. Okay, I hope now your concept for may, shall and conclusive proof is clear. Now another thing that I would like to tell you people at this point of time is, in every Bail Act, not only in Indian Evidence Act but in all the Bail Acts that you people read, please focus on these words may and shall. बहुत जगह मे और शैल लिखा होता है और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और वहीं पे आपका कंफ्यूजन स्टार्ट होता है. मेरे ही कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैम ये देखिए यहाँ पे तो ऐसे लिखा हो, फिर मुझे उनको अलग से पॉइंट आउट करना पड़ा कि यहाँ पे मे लिखा है शैल नहीं. तो क्योंकि अब आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में ये चीज़ पढ़ ली है तो आपको समझ में आएगी हर जगह. स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 गाइज, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का. सेक्शन नंबर 5 पे आते हैं. सेक्शन 5 हमसे कहता है कि एविडेंस किन चीज़ों का दिया जा सकता है. सेक्शन 5 कहता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स. Section 5 says that evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact and issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others. सेक्शन 5 बहुत ईजी है. सेक्शन 5 कहता है कि भाई कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये नहीं सुनेगी कि सुबह आपने उठ के कौन सा ब्रश यूज़ किया, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ किया, कौन से साबुन से नहाए या कौन सा शावर जेल यूज़ किया. कोर्ट को कोई इंटरेस्ट नहीं है. कोर्ट को किससे मतलब है कि आपने फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड रेलेवेंट फैक्ट्स दिए हैं कि नहीं. तो सेक्शन नंबर 5 साफ साफ क्लियर कट और कम शब्दों में कह रहा है कि किसी भी वाद में एविडेंस जब आप देंगे तो एविडेंस आप एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का देंगे, हर उस तथ्य का जो फैक्ट एंड इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट से मेल खाए और किसी का नहीं. ठीक, ये तो हुई जनरल बात. अब कभी कभी कुछ ऐसे तथ्य जो कि प्राइमा फेसाई बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो दूसरे तथ्यों के साथ जुड़ के इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. ऐसे तथ्यों को हम बोलते हैं रेस जेस्टी और इसको हम पाते हैं सेक्शन नंबर 6 में. ठीक है, रेस जेस्टी या रेस जेस्टे जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो. मैं रेस जेस्टी जेस्टे दोनों ही बोलती हूँ. तो अब सेक्शन 6 इसके बारे में बात करता है. सेक्शन 6 कहता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. जैसे अभी मैंने आपसे बोला ना कि सुबह उठ के आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये जनरली नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तब इम्पोर्टेंट हो सकता है जब आपके इस दिनचर्या का प्रभाव आपके आने वाले काम पे पड़ जाए. यानी कि वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन अब ये इन कुछ फैक्ट से मिलके इम्पोर्टेंट बन गया है. सेक्शन नंबर 6 जैसे कि मान लो कि भाई जनरली आप जो है उठते हो 10 बजे, ठीक, लेकिन मर्डर वाले दिन आप उठ गए कितने बजे, 6 बजे. और 6 बजे उठे, आपके घर से जो है कितनी दूर पे था जिस व्यक्ति का आपने मर्डर किया, उसका घर था 10 मिनट की दूरी पे. 6 बजे आप उठे, 6:10 पे उस व्यक्ति का मर्डर हुआ है. तो ये देखो जनरली आपका 10 बजे सो के उठना कोर्ट से मतलब नहीं है, लेकिन उस दिन का आपका 6 बजे उठना जबकि जनरली आप 10 बजे सो के उठते हो तब मतलब आ जाएगा. तो सेक्शन नंबर 6 कहता है फैक्ट्स विच though not an issue are so connected with the fact and issue as to form part of the same transaction are relevant when they occurred at the same time and place or at different times and places. सेक्शन 6 कहता है कि वैसे तो ये फैक्ट्स दे आर नॉट एन इशू, ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन ये जो ओरिजिनल फैक्ट एंड इशू हैं उनसे इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं कि ये सेम ट्रांजैक्शन का भाग लगने लगते हैं, तो इनको भी कोर्ट रेलेवेंट करार कर लेती है. इसी को हम रेस जेस्टी कहते हैं. ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 7 पे. सेक्शन नंबर 7 कहता है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू. सेक्शन 7 कहता है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट immediate or otherwise of relevant facts
or fact and issue, or which constitute the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. सेक्शन 7 को याद करने का सबसे अच्छा तरीका आपको ओकेजन, कॉज और इफेक्ट याद करना है। तो गाइज याद रखिएगा, ऐसे तथ्य जो किसी ओकेजन की ओर इशारा करते हैं, जो किसी कॉज की ओर इशारा करते हैं, या जो किन्हीं इफेक्ट्स की ओर इशारा करते हैं, वो फैक्ट एंड इशू से मेल अगर खा रहे हैं, यानी फैक्ट एंड इशू की मदद कर रहे हैं, उनकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो कोर्ट उनको रेलिवेंट करार देगी। जैसे कि क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को जहर दिया? क्या ए ने बी को जहर दिया? अब ए को बी की सारी हैबिट्स पता थी कि बी कब कब खाना खाता है, खाने के साथ क्या खाता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि कोर्ट इस चीज़ को बिल्कुल जो है ध्यान देगी कि अगर इसको सारे हैबिट्स पता थी, इसको सारा टाइमिंग्स पता था, तो बिल्कुल ये एक प्रोबेबल पर्सन हो सकता है जिसने ऐसा काम किया हो सकता है। तो शक की सुई उधर घूम रही है। सेक्शन नंबर 7 के अंतर्गत इसको रेलिवेंट माना जाएगा। वैसे ही सेक्शन नंबर 8 जो है वो मोटिव प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात करता है, यानी कि हमारे ऐसे तथ्य जो मोटिव दर्शाएं, हमारे ऐसे तथ्य जो प्रिपरेशन को दर्शाएं, और हमारे ऐसे तथ्य जो कंडक्ट को दर्शाएं, चाहे प्रीवियस हो चाहे सब्सिक्वेंट हो, ये भी रेलिवेंट फैक्ट की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति का पुलिस को देखते ही भागना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि इस व्यक्ति का कंडक्ट क्या है, ये अपने आप में दिखा रहा है कि जरूर इसने कुछ गलती की है तभी तो पुलिस को देख के भाग रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है? कंडक्ट दिखा रहा है। तो ये सेक्शन 8 के अंतर्गत रेलिवेंट होगा। इसके इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट हैं और ये इलस्ट्रेशंस पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद आप आ जाइए सीधे सेक्शन नंबर 9 पे। सेक्शन नंबर 9 है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स। सेक्शन नंबर 9 कहता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट एंड इशू or which support or rebut an inference suggested by a fact and issue or a relevant fact or which establish the identity of anything or person. Please underline anything or person whose identity is relevant or fix the time or place at any fact in issue or relevant fact happened or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose. सेक्शन नंबर 9 को आप लोग एक और कॉमन भाषा में पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। इसको गाइस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के नाम से भी जाना जाता है, TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब जनरल क्वेश्चन ये आता है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहाँ दी है, तो ये सेक्शन नंबर 9 में दी है। पहली चीज, क्या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड केवल व्यक्तियों का होता है? नहीं, व्यक्तियों का और चैटल्स का, दोनों का हो सकता है। चैटल्स का क्या मतलब है? चीजें, थिंग। ठीक, अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है? जैसे कि आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि कोई किसी की चेन खींच के ले जा रहा है, तो पुलिस जो है फिर जितने गुंडे होते हैं आसपास के सबको इकट्ठा करती है और जो है जो आपकी लीड होती है उसको दिखाती है कि देखो ये था ये था, फिर वो कहती है कि नहीं उसके गले पे बिच्छू का निशान था। फिर जो है अचानक से एक इंसान को देखा जाता है इसके गले पे बिच्छू का निशान है, ऐसे छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये सारी आप सब भी बॉलीवुड मूवीज देख के बड़े हुए होंगे शायद। तो ये क्या था? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया है, अगर आप रूल्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन उतने अच्छे से समझने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इतना गहराई में ये पूछा जाएगा नहीं। यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन नंबर 10 पे। सेक्शन नंबर 10 जो है वो बात करता है थिंग्स डन और सेड, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। इसको याद करने का तरीका कॉमन डिजाइन से है, एक इंटेंशन और एक कॉमन डिजाइन। तो दोनों अलग अलग सेक्शन है, कंफ्यूज मत होइएगा। सेक्शन 10 कहता है वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड, वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said or done or written by one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact as against each of persons believed to be so conspiring, as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any person was a party to it. सेक्शन नंबर 10 कह रहा है कि जहां पे एक रीजनेबल ग्राउंड है,
इस चीज का कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने जो है कंस्पायर करके एक ऑफेंस को अंजाम दिया है या कुछ गलत काम किया है या कुछ गलत काम किया है, तो ऐसे में किस व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले इस आइडिया का जन्म हुआ, एंटरटेन किया, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलस्ट्रेशन है जैसे कि रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ए हैज जॉइंड इन कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. The facts that B procured arms in Europe for the purpose of conspiracy, C collected money in Calcutta, D persuaded persons to join the conspiracy, E published writings advocating the object of view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Kabul the money which C had collected at Calcutta, and the contents of letter written by H giving an account of conspiracy, each are relevant to prove the existence of a conspiracy and to prove A's complicity in it. Although he may have been ignorant of all of them, and although the persons by whom they were done were strangers to him, and although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it. कहा क्या जा रहा है, सेक्शन 10 कह रहा है कि मान लो एक व्यक्ति ने एक किसी कॉन्स्पिरेसी में अपना योगदान दिया, तो यहाँ पे है कि कुछ रीजनेबल ग्राउंड लग रहे हैं कि ए ने जो है वो कॉन्स्पिरेसी की है टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ए को नहीं पता था कि बी जो है वो यूरोप में आर्म्स इकट्ठा कर रहा है, सी कलकत्ता से फंड्स ले रहा है, डी जो है वो बॉम्बे से लोगों को इकट्ठा कर रहा है, ई जो है वो राइटिंग्स लिख रहा है, एफ जो है वो दिल्ली से, जी जो है वो काबुल से इन्हीं चीज़ों में मदद कर रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं है. लेकिन यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है वो कॉन्स्पिरेसी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, चाहे वो आपस में एक दूसरे को जानते हो चाहे न जानते हो, ये सब के सब जो है वो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं. तो सेक्शन नंबर 10 आई होप आपको क्लियर हो. तो आज हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 4 टू सेक्शन नंबर 10. अगर आपको समझ में आया, वेल एंड गुड, यू कैन ऑब्वियसली गिव मी अ लाइक फॉर दैट. And if you have not joined me on an academy, you can simply join me on an academy by using my code ASHA Live, ASHALIVE. Just use this code and you can very easily find me on an academy. You are getting 20% off on Unacademy subscriptions. You can join our live batches and the offer is valid till 17th March, that is today only. So if by any chance you people have not enrolled, then you can get yourselves enrolled. You can use my code ASHA Live as already told, and for more details you can contact the number that has been provided on your screens. Target batch for Bihar judiciary exams is here. March 18th, duration is for 6 months and the features are all major, minor and local laws, live classes with doubt solving, comprehensive and structured notes and curated test series. Also, Safalta 5.0 comprehensive batches here, wherein all major laws are covered, live classes with doubt solving are there, comprehensive and structured notes are there, and curated test series is also there. Then super fast batch for GJS prelims is here, and offer price valid for first 100 subscribers only. So rapid revision for GJS prelims and 250 hours of live and recorded classes are here. So I think you can go for it. Then linking rapid revision batch for UK and Bihar judiciary March 25th से start होगा, 3 महीने की duration का है. And Tansukh sir, Anoop sir and Surya Prakash sir are going to take your classes. MP judiciary upcoming batch है, 30th March से start होगा. So you can call on the number provided and you can join us on an academy. Again, you are getting 20% off on an academy subscription, so you can join our live batches. You can use my code ASHA Live, and if in case you people have any questions, any queries, please feel free to reach us out on this very number. Thank you so much everybody for joining. You can also join me on my YouTube channel, which is known as Coaching Classes by Ash, and you can find me there. Thank you so much. Keep on laughing, loving, living and also studying. See you people tomorrow again. Till then,